आपका ही रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, आज बिहार का बजट पेश होना है, युवाओं को उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, क्या खास तोहफा देने जा रहे हैं आप? पहली बार महागठबंधन की सरकार 7 बजट पेश करने जा रही है। देखिए, पहला बजट है ये हमारा इस सरकार का, और इसमें जाहिर सी बात है कि हम जो हमारे बिहार के लोग हैं उनकी सारी आकांक्षाओं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों, या और सर्विस क्लास के लोग हों या दूसरे लोग हों, इन सब की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए सबके लिए बजट बनेगा ये। और देखिए, चक्कर क्या है कि बजट का जो मेन मकसद होता है, जो चाहे वो राज्य का बजट हो या केंद्र का बजट हो, कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, सही तरीके से बैलेंस क्रिएट हो। अब केंद्र सरकार उस बैलेंस को क्रिएट करने में चूंकि नाकाम है, क्षेत्रीय बैलेंस को तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं संभाल पा रही है। चूंकि बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार पिछले कई बजटों में करती रही है, भाजपा जब सरकार में रही पिछले 17 सालों में बिहार के अंदर, उस समय में भी पिछले 8 सालों में ये सुनिश्चित नहीं करा पाए कि केंद्र सरकार या एलोकेशन दे बिहार को स्पेशल पैकेज या जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जब बजट का जो पर्पस है वो ये है कि आप जो असमानता है उसको दूर करें। लेकिन अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी हमारी ये बन जाती है कि चलिए ठीक है, अगर केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करने को तैयार है तो हम कम से कम ये करेंगे कि जो भी हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उनको सही विकास की धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, है क्या कि कृषि का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है। कृषि में बिहार में लगभग मेरे ख्याल से 75% के आसपास की आबादी कृषि से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। कृषि के क्षेत्र पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे हम। साथ ही साथ चूंकि देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगर उस रेट को बढ़ाना है तो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो हमारा पूरा फोकस उस पर भी रहेगा कि हम किसी तरह से जो देखिए, बिहार के ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो इंडस्ट्रीज पॉसिबल हैं बिहार के अंदर, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इधर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी लगातार टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए और एंटरटेनमेंट सेक्टर को डेवलप करने के लिए काफी काम कर रहे हैं, तो उस पे भी हम लोग फोकस रखेंगे। और देखिए, सभी तरह की असमानताओं को दूर करते हुए कोशिश होगी कि जो राज्य के आखिरी पायदान पे बैठे हुए लोग हैं उन तक भी चीजें पहुंचे, बजट का प्रभाव, बजट का असर, बजट का फायदा उन तक भी पहुंचे। ठीक है मनीष जी, आपका रुख करना चाहूंगी। कल तो केवल सर्वेक्षण रिपोर्ट ही पेश की गई थी, तब जाकर बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया, कई मुद्दों को उठाया गया और आवाज को बुलंद किया गया। आज आखिरकार बजट पेश होना है बिहार का, आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या बिहार के लोगों को जो राहत की उम्मीद है सरकार से, क्या वाकई उनकी वो उम्मीदें पूरी हो पाएगी? सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? क्या लगता है मनीष जी? नहीं, देखिए पूजा जी, कई पिछले बजट हमने ही पेश किए थे, भाजपा ने ही पेश किया था पिछला बजट जो 2022-23 का था। और अगर उस बजट को हम देखें तो चूंकि एक बात कहने में मुझे संकोच नहीं है कि 2020 के चुनाव के बाद जो सरकार थी एनडीए की, उसमें मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी थे, लेकिन अन्य पिछले थी में थोड़ा भाजपा कुछ मजबूत स्थिति में आई। क्योंकि सीटों का था तो हम अपनी बातों को अपने तरीके से रख सके, या एक तो राजनीतिक बात है, बजट से जुड़ी बात नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछला बजट अगर आप देखेंगे और लगातार जिस प्रकार से एनडीए के सरकार में मतलब काम हो रहे थे, उसका एक व्यापक असर देखने को मिला था। पिछले बजट में सरकार ने 2,37,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा था वह लगभग पिछले 10 वर्षों में 2.5 गुना ज्यादा था, आप पिछले बजट में देखेंगे। और उसमें 6 सूत्र जो तैयार किए गए थे, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं प्रमुख रूप से थी। तो इसको हमने 7 निश्चय के तहत, और इसको तब की सरकार ने अपना मोटिव मानकर, लक्ष्य मानकर जो है वो बजट प्रस्तुत किया गया था। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अगर देखेंगे तो लगभग 16.50% जो है वह बजट का प्रावधान किया गया था। और शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर, प्रोफेसर की नियुक्ति से लेकर, और मॉडल, हर जिलों में एक मॉडल इंटरमीडिएट स्कूल की स्थापना से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के क्षेत्र में
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का जो काम था उसमें शिक्षकों की भर्ती थी, नियोजित शिक्षकों की कमियों को 1,25,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती और प्रोफेसर की भर्ती और जो 4800 के आसपास जो है वह 40,558 प्रधान शिक्षकों की बहाली, इस प्रकार से फिजिकल टीचर्स की बहाली जो है 8,356 इसके प्रावधान किए गए थे सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को मजबूत करने के लिए जी। उसी तरह से आधारभूत संरचना में आप देखेंगे तो बजट का 12.52% जो है वो प्रावधान किया गया था। मैं ये बात इसलिए स्वास्थ्य में भी आप देखेंगे तो लगभग 16,134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था पिछले बजट। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके दर्शकों को यह पता चल सके, कृषि में भी हमने 77,012.37 करोड़ जो है वह रुपया जो है उसका प्रावधान किया था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। और अभी मैं सुन रहा था टुडू साहब को जो कह रहे थे एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में, देखिए जो चीजें पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने देखा है, पूरा पैनल हमको लगता है हर गांव तक बिजली पहुंची है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में 14 और 19 के बीच में जो संकल्प लिया था हर घर को बिजली, उस हर घर को बिजली पहुंचने से आप देखेंगे कि इस बार के बजट में क्या जो आर्थिक सर्वे भी आया जी, तो जो ग्रोथ बढ़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर्स का और सर्विस सेक्टर्स का जी। एमएसएमई में आपने देखा होगा कि बिहार को पूरे देश में हमारे माननीय नेता और जो है केंद्र तत्कालीन उद्योग मंत्री के सफल प्रयास से बिहार में जो उद्योग का एक वातावरण खड़ा हुआ था उसमें एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई का आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव है। और बिहार को दूसरा पुरस्कार मिला पूरे भारत में। आज उसका एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है कि जीडीपी का जो भी रेट है और जो प्रति व्यक्ति आय जो थोड़ा बहुत बढ़ा है, वो जो सर्कुलेशन हुआ रूरल एरिया में, जो आप कह सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे जो कृषि के डेवलपमेंट में जो प्रभाव पड़ा है, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो शहरों में ग्रामीण केंद्र के सहयोग से और राज्य सरकार की भी तत्परता से तत्कालीन हम लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का, यातायात का जो एक सर्कुलेशन हुआ, कम्युनिकेशन बढ़ा लोगों का, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि बिहार के ग्रामीण रूरल एरियाज में भी एक्टिविटीज बढ़ी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ी, लोगों में आने जाने का शहर और गांवों के बीच की जो दूरी थी वह दूरी समाप्त हुई, तो उसका एक प्रभाव पड़ा। लेकिन एक बात उसमें आता है, माफ कीजिएगा मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलना पड़ता है। बताइए। देखिए सरकार बजट बहुत अच्छा बना दे, लोक लुभावन बजट हो जाए, बहुत लंबा चौड़ा हम घोषणा कर दे, चुनावी माहौल में बहुत चीजें सामने निकल के आ जाए, लेकिन क्योंकि बजट की प्रक्रिया कोई 1-2 सालों में शुरू या खराब नहीं हो जाती, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको मेंटेन करने के लिए कोई भी सरकारें लगातार प्रयास करती है, जब जाके ये खड़ा हो पाता है। तो आप लोक लुभावन चुनाव के चक्कर में कुछ ऐसे वादे हमको देखना पड़ेगा कि आने वाले अगले बजट में इस बजट का बस मैं देखिए